Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, that is lecture number 14 of Financial Management, we have discussed about the term overcapitalization and its causes. Overcapitalization refers to that state of affairs where a company earns less than what it should have earned at fair rate of returns on the capital invested in it. It means if a company is continuously unable to earn a fair rate of return on its capital, it is termed as overcapitalized company. And in today's lecture, we are going to discuss about consequences of overcapitalization. Overcapitalization adversely affects the company, the shareholders and also the society as a whole. मीन्स अगर कोई कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड होगी तो वो किन किन स्फीयर्स को, किन किन पार्ट्स को अफेक्ट करती है. फर्स्ट वन इज कंपनी, सेकेंड वन इज शेयर होल्डर्स एंड थर्ड वन इज सोसाइटी एज अ होल. Let's discuss these effects one by one in detail. First one is effects on the company. The effects of overcapitalization on a company are disastrous in a number of ways. First one is loss of goodwill and creditworthiness. In an overcapitalized company, there is a reduced earning capacity resulting in disappearance और रिडक्शन ऑफ डिविडेंड. अगर कोई भी कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगी मींस अगर कोई कंपनी अनेबल है अर्न करने में क्या चीज़, फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल. ठीक है, तो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी और रिजल्ट क्या आएगा, जो कंपनी डिविडेंड दे रही थी अपने शेयर होल्डर्स को या तो वो उस डिविडेंड को रिड्यूस कर देंगे या फिर वो बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि अगर आपकी अर्निंग ही नहीं होगी तो आप डिविडेंड कहाँ से पे करेंगे. ठीक है, अगर हमारी कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाती है मींस अनेबल है टू अर्न अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल, देन देयर इज अ रिड्यूस्ड अर्निंग कैपेसिटी which results in the disappearance or reduction of dividend. As a result, investors lose confidence in such a company and the goodwill and creditworthiness of the company suffers a setback. अगर आप किसी भी कंपनी है सपोज कोई, ठीक है, वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे कर रहे हैं तो जो उनके इन्वेस्टर्स होंगे ना तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा उस कंपनी के रिलेटेड. ठीक है, और होगा क्या, अल्टीमेटली कंपनी की गुडविल और जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो भी सफ़र होगी. ठीक है, फर्स्ट क्या था, लॉस ऑफ गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस. नाउ सेकेंड पॉइंट इज डिफिकल्टी इन रेजिंग एडिशनल फंड्स. अगर आपकी कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगी, ठीक है, तो आपकी कंपनी फेस करेगी डिफिकल्टी अगर उन्हें कुछ भी एडिशनल फंड्स को क्या करना पड़ेगा, रेज करना होगा. ठीक है, overcapitalized companies face great difficulty in raising adequate funds for the growth and expansion. अगर कोई कंपनी चाहती है कि अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए वो रेज करे फंड्स को और अगर आपकी वही कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाती है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप रेज कर पाएँ एडिक्वेट फंड्स फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. Commercial banks also feel shy of providing short-term loans to such companies for their working capital requirements. As a result, the production work is adversely affected. Obviously, जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, वो भी आपको जल्दी से शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं अगर हमारी कंपनी क्या होगी, ओवर कैपिटलाइज्ड. ठीक है, क्योंकि अगर हमें पहले से ही क्लियर है बैंक्स को कि ये पर्टिकुलर कंपनी अनएबल है, एबल नहीं है फेयर रेट ऑफ रिटर्न को अर्न करने पर, मींस उनकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, तो वो क्यों उनके शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा इसका, जो प्रोडक्शन वर्क है कंपनी का वो भी एडवर्सली अफेक्ट होगा. थर्ड पॉइंट, decline in efficiency of the company. Due to reduced earnings, an overcapitalized company does not make adequate provision for depreciation and renewals etc. देखो क्या होता है, जब आपकी कंपनी पहले से ही अनेबल है
फेयर रेट ऑफ रिटर्न्स को अर्न करने में, तो वो कोई भी प्रोविजंस नहीं बनाती डेप्रिसिएशंस के लिए, ठीक है, या फिर कुछ रिन्यूअल्स के लिए। जनरली कंपनी क्या करती हैं, अगर कोई स्टेबल कंपनी है, ठीक है, ऑप्टिमम लेवल है जिनका अर्निंग्स का, तो वो क्या करती हैं, प्रोविजंस क्रिएट करती हैं डेप्रिसिएशंस के लिए, टैक्सेशन के लिए, रिन्यूअल्स के लिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जब भी डेप्रिसिएट होगा आपके एसेट्स की वैल्यू, तो वहाँ से आप प्रोवाइड कर लोगे, जल्द उस टाइम पे आपको लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कोई भी आपने रिन्यू करवाना है मशीनरी को, कोई एसेट को रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, तो जनरली जो हमारी कंपनीज होती है ना, वो प्रोविजंस बना कर रखती हैं। बट अगर आपकी कंपनी पहले से ही अनएबल है फेयर रेट ऑफ रिटर्न अर्न करने में, तो वो ऐसी कंपनी कभी भी प्रोविजंस क्रिएट नहीं करती फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल्स, टैक्सेशन एटसेट्रा, ठीक है। It is unable to replace its old machines due to shortage of funds and hence fails to produce quality goods at competitive cost. जब आपकी कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो चुकी है, ठीक है, प्रोविजंस क्रिएट नहीं कर रही रिन्यूअल्स के लिए, डेप्रिसिएशंस के लिए, तो होगा क्या, आपकी कंपनी फ्यूचर में अपनी ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस नहीं कर पाती है विद द न्यू टेक्निकल मशीन्स। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ फंड्स हैं और उन्होंने कोई प्रोविजंस भी क्रिएट नहीं किया हुआ। तो रिजल्ट क्या होता है इस चीज़ का, वो कंपनी फेल हो जाती है प्रोड्यूस करने में गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट ऑफन लूजेस इट्स मार्केट टू द कॉम्पिटिटर्स। तो जो उनकी मार्केट होती है, ठीक है, जो उनकी रीच होती है, वो भी क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, क्योंकि अब वो अनएबल हो गए हैं कुछ भी काम के लिए, क्योंकि उनकी अर्निंग्स ही क्या हो गई है, रिड्यूस, ओवर कैपिटलाइज्ड हो चुकी हैं वो। फोर्थ पॉइंट इज डिफिकल्टी इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। Such concerns fail to make regular payments of interest and the loan. In such a situation, the lenders may demand the liquidation of the company. देखो, अगर हमारी कोई कंपनी है, ठीक है, पहले से ही आपके जो रेट ऑफ रिटर्न्स हैं वो अच्छे नहीं आप अर्न कर पा रहे हो, तो जो भी आपने लोन लिया होगा उसके ऊपर आप इंटरेस्ट की पेमेंट्स भी नहीं पे कर पाओगे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अब जिसने लोन दिया है, जो लेंडर है, वो तो डिमांड करेगा अपनी रीपेमेंट की, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल भी करेगा और इंटरेस्ट की भी करेगा, लेकिन कंपनी एबल नहीं है उसे पे करने के लिए। तो इस सिचुएशन में जो लेंडर्स होते हैं ना, वो डिमांड करते हैं कि कंपनी को लिक्विडेट कर दो, ठीक है। लिक्विडेट मीन्स कंपनी को बंद कर दो और उसे सेल कर दो, जो भी उनके एसेट्स होंगे उनमें से जो भी उनको रिटर्न मिलेंगे, एसेट्स को सेल करके जो भी उनकी अर्निंग्स होंगी, वो अपने लोन की अमाउंट को वहाँ से क्या कर देंगे, सेटल डाउन कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं एक बार, सच कंसर्न्स फेल टू मेक रेगुलर पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड द लोन. In such a situation, the lenders may demand the liquidation of the company. Next point, manipulation of accounts to show inflated profits. In a desperate bid to regain the confidence of its investors, overcapitalized concerns resort to manipulation of accounts to show inflated profits. Generally क्या होता है, जो भी कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड होती है ना, उनका जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होता है उस कंपनी में, वो लूज कर देते हैं, ठीक है, वो खो बैठते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी अनएबल होती है टू अर्न अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल. तो उसी मतलब वो कंपनी जो ओवर कैपिटलाइज्ड है, वो क्या चाहती है कि वो रीगेन कर पाए अपने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, और इसी के कारण अपनी जो वो कंपनी है वो अकाउंट्स को क्या कर देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ताकि वो हायर प्रॉफिट्स, इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स क्या कर सकें, शो कर सकें. These inflated profits are used to pay larger dividends. Such dividends are in fact paid out of capital and to cover up the deficiency of capital caused by this, the company has to resort to taking more debts on higher rate of interest, which for the aggravate of the crisis. Last point is लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. ओवर कैपिटलाइजेशन का कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि कंपनी लिक्विडेट भी हो जाती है, ठीक है. जैसे हमने कभी इस पॉइंट में डिस्कस भी किया था, डिफिकल्टी इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फोर्थ पॉइंट में, कि जब वो अपनी कंपनी
ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनीज जो होती हैं वो रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाती हैं इंटरेस्ट की या फिर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन की, तो इस सिचुएशन में जो लेंडर होते हैं ना वो डिमांड करते हैं लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। मींस कंपनी को बंद करो, उसकी कंपनी के एसेट्स को सेल करो, उनसे जो भी अर्निंग्स होंगी सेल से तो वो वहाँ से अपनी पेमेंट्स के अमाउंट को सेटल डाउन कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट में भी क्या है, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। एन ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी हैज टू गो इनटू लिक्विडेशन अनलेस drastic steps are taken to recognize its share capital. Reorganization leads to further loss of goodwill. देखो, अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होती है या फिर हम बोल सकते हैं जो ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी है ना उसे लिक्विडेट होना पड़ता है जब तक वो कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स ना ले ताकि वो अपनी शेयर कैपिटल को रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, अब रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अगर कोई कंपनी अपनी कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करती है तो वो लीड करेगा फर्दर लॉस ऑफ गुडविल, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन हम करते ही तब है जब आपको पता हो कि आपकी कंपनी में लॉसेज हो रही हैं। ठीक है, तो जब लॉस वाली कंपनी होगी तो उसकी गुडविल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल ही लूज कर देगी वो कंपनी। एक बार रिवाइज करते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ कंपनी के ऊपर हमने क्या पढ़ा है, ओवर कैपिटलाइजेशन के इफेक्ट्स ऑन द कंपनी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमने, लॉस ऑफ गुडविल एंड क्रेडिट वर्दिनेस। सेकेंड वन इज डिफिकल्टी इन रेजिंग एडिशनल फंड्स। थर्ड वन डिक्लाइन इन एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। फोर्थ वन इज difficulty in the payment of interest. Fifth, manipulation of accounts to show inflated profits. Sixth, liquidation of company. Now, moving towards the effects on shareholders. Since the shareholders are the real owners of the company, they suffer heavily due to overcapitalization. हमें पता है जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, दे आर द रियल ऑनर्स। ठीक है, और अगर रियल ऑनर की ही कैपिटल जो थी उसके ऊपर वो फेयर रेट ऑफ रिटर्न अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हें ह्यूज लॉस तो होगा ही ना। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज लोअर डिविडेंड्स। ड्यू टू लो रेट ऑफ अर्निंग्स द शेयर होल्डर्स विल गेट लोअर डिविडेंड विच इज नॉट ऑलवेज सर्टेन एंड रेगुलर। अगर कंपनी की रेट ऑफ जो रिटर्न्स थे वही बहुत लो होंगे, ठीक है, अर्निंग्स बहुत लो होंगी, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना उन्हें डिविडेंड भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा, जो कि अब कम भी है बट स्टिल वो सर्टेन या रेगुलर नहीं होता। तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स की जो इनकम है वो क्या है, उनका डिविडेंड, और उनको डिविडेंड ही लो मिल रहा है। क्यों, कंपनी लो रेट ऑफ अर्निंग्स को अर्न कर रही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी के अर्निंग्स कम हो जाएंगी, ठीक है, लो रेट ऑफ डिविडेंड्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली है कि जो मार्केट में शेयर्स का प्राइस चल रहा होगा, वैल्यू होगी मार्केट में शेयर्स की, वो भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। लोअर रेट ऑफ अर्निंग्स एंड लोअर डिविडेंड्स रिजल्ट इन फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। यही डिस्कस किया है कि अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स लो रेट से हो रही हैं या फिर वो कंपनी लो डिविडेंड्स पे करती है तो उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है शेयर्स की वो भी फॉल हो जाएंगी। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, लो हो जाती हैं। शेयर होल्डर्स सफर हेवी लॉस ऑन द सेल ऑफ सच शेयर्स। और अगर वो शेयर होल्डर्स फ्यूचर में कभी अपने उन शेयर्स को सेल करते हैं तो उन्हें बहुत हेवी लॉस फेस करना पड़ता है। Third point is unacceptable as collateral security. Since the value of shares is greatly reduced, it becomes difficult for the shareholders to take loan on the security of such shares. हमने पढ़ा अभी कि हमारे जो शेयर्स की वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर के लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर वो शेयर होल्डर्स अपने उन शेयर्स के एज मतलब सिक्योरिटी रख के अगर लोन लेना था तो वो भी उन्हें नहीं मिलता जल्दी, क्योंकि उनकी वैल्यू ही इतनी लेस हो चुकी है कि वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। Banks and other financial institutions are reluctant to grant a loan against the security of such shares. जो भी हमारे बैंक्स होंगे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो शाय फील करते हैं कि उन सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट वो किसी भी पर्सन को, किसी भी कंपनी को, शेयर होल्डर को लोन प्रोवाइड करें।
ठीक है, क्योंकि जब हमें पता है कि हमें जो कोलेटरल मिल रहा है, हमें जो सिक्योरिटी मिल रही है, उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू ही इतनी डाउन हो चुकी है, तो आप उसे एज अ सिक्योरिटी या एज अ कोलेटरल क्यों एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑन स्पेकुलेशन. The low priced shares of a overcapitalized company go on fluctuating due to speculative gambling. It is harmful to the genuine investors. जो आपके लो प्राइस्ड शेयर्स होते हैं ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनीज के, ठीक है, वो भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं ड्यू टू स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग, और जो हमारे अगर जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। तो स्पेकुलेशन के लिए भी लॉस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑन रीऑर्गेनाइजेशन. It is often found that an overcapitalized company has to resort to reorganization, which would usually take the form of reduction of capital to write off the accumulated losses. जनरली ये देखा गया है, जो भी ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनीज होती है ना, उनको रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ती है, ठीक है। वो कैसे करते हैं? बाय रिड्यूसिंग देयर कैपिटल, ठीक है, ताकि वो राइट ऑफ कर सके अपने एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। जो भी उनके कैपिटल होती हैं वो उसे रिड्यूस कर देंगे सो दैट दे आर एबल टू राइट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ देयर कंपनीज. रिडक्शन ऑफ कैपिटल मीन्स, अब कंपनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल का क्या मतलब होता है? द रिडक्शन इन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स विच इज लॉस टू द शेयर होल्डर्स. देखो, अब हम बोल तो रहे हैं कि रिडक्शन कर देंगे शेयर कैपिटल की ताकि राइट ऑफ कर पाए वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, बट व्हाट डज एक्चुअली मीनिंग ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल? इट मीन्स रिड्यूसिंग द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। मीन्स अगर आपका पहले 10 रुपीज़ का एक शेयर सेल हो रहा था, तो अब आप उसे 8 रुपीज़ में सेल कर दोगे. नेक्स्ट कम्स टू इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी. मीन्स नाउ वी विल डिस्कस सम इफेक्ट्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन ऑन सोसाइटी. Overcapitalization has evil effects on the society as a whole. These can be enumerated as below. First one is loss to consumers. Overcapitalized concerns make every effort to prevent declining trend of earnings. जो भी ओवर कैपिटलाइज्ड कंसर्न्स होती हैं, जितनी भी ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनीज हैं, ठीक है, वो एफर्ट करते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सके उनके डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ अर्निंग्स को, ठीक है. दे ट्राई टू रेज द प्राइजेस एंड डिटीरियोरेट द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. और वो अब कैसे करेंगे इसको प्रिवेंट? वो ट्राई करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट की प्राइजेस तो बढ़ा दें, लेकिन डिटीरियोरेट कर दें, मीन्स इन्फीरियर कर दें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को. As such, consumers have to suffer by paying more price for lower quality. तो इससे होता क्या है? कंज्यूमर्स को सफ़र करना पड़ता है, लॉस फेस करना पड़ता है बाय पेइंग मोर प्राइजेस तो उन्हें उसी प्रोडक्ट की ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और भी ज़्यादा डिटीरियोरेट होती जा रही है, इन्फीरियर होती जा रही है, ठीक है. मीन्स अब कस्टमर को हाई प्राइस पे करना पड़ रहा है फॉर लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो लॉस तो होगा ना ही कंज्यूमर के लिए. Second one is loss to workers. In order to affect savings in cost, overcapitalized concerns reduce the wages of workers and withdraw the welfare activities or facilities provided to them. देखो, होता क्या है, जब भी कोई ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी होती है ना, ठीक है, तो वो क्या करती है? अपनी कॉस्ट्स को कम करने की कोशिश करती है, ठीक है. जो भी उनके खर्चे आ रहे हैं ना, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. मीन्स दे आर ट्राइंग टू सेव देयर कॉस्ट. अब वो कॉस्ट को सेव कैसे करते हैं? बाय रिड्यूसिंग द वेजेस ऑफ वर्कर्स. सपोज उनके पास 10 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, 10 एम्प्लॉयज़ की वेजेस पे उनका खर्चा हम सपोज ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज उनका 10,000 लग रहा है, ठीक है, तो अब उन्हें वो रिड्यूस करके वो 8,000 देंगे. या फिर जो उन्हें वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड की जा रही थी पहले, आप उनको विड्रॉ कर लोगे, ठीक है, या फिर कम कर दोगे कुछ एक्सटेंट तक. तो अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? कंपनी तो अपना बेनिफिट उठा रही है कि कॉस्ट कम कर रही है, बट लॉस हो किसे रहा है?
वर्कर्स को, क्योंकि उनकी अब वेजेस कम हो गई हैं, या फिर जो भी उन्हें फैसिलिटीज़ दी जा रही थी, वेलफेयर फैसिलिटीज़, अब उनकी वो भी क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, या फिर उन्होंने बिल्कुल ही विड्रॉ कर लिया है. The workers also lose their jobs due to retrenchment and closure of such concerns. कई बार क्या होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना एक पॉइंट लिक्विडेशन का, ठीक है, मीन्स जो लेंडर्स होते हैं ना वो लिक्विडेशन की डिमांड करते हैं कंपनी की, अगर कोई कंपनी उनका लोन या फिर इंटरेस्ट अमाउंट को पे नहीं करती है काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर कोई कंपनी पे नहीं कर पाई या प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन या फिर इंटरेस्ट, तो वो लेंडर जो होता है ना वो डिमांड करता है फॉर द लिक्विडेशन ऑफ दैट कंपनी, मीन्स कंपनी को बंद कर दो. अब इस केस में क्या होता है, जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनकी जॉब चली जाएगी, ठीक है, उनकी जॉब का लॉस हो जाएगा उनके लिए. तो अल्टीमेटली लॉस, अगर ओवर कैपिटलाइजेशन हो रही है कोई कंपनी की, तो लॉस वर्कर्स को भी फेस करना पड़ता है. थर्ड पॉइंट इज मिस यूटिलाइजेशन ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज. एन ओवर कैपिटलाइज्ड कंसर्न्स either misutilizes or underutilizes the scarce resources of the society. These resources could have been better utilized in a better way by other concerns which are in the need of funds. देखो होता क्या है, अगर कोई ओवर कैपिटलाइज्ड कंसर्न है, जनरली देखो मीनिंग है ओवर कैपिटलाइजेशन का कि ऐसी कंपनी जो अनएबल है, मीन्स एबल नहीं है टू अर्न अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल, ठीक है, आप उसे बोलते हो ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी. जनरली क्या होता है, ओवर से हम समझते क्या है कि ऐसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही है, ओवर में अर्निंग कर रही है, बट नो, इसका मीनिंग ऑपोजिट होता है, ठीक है. तो अगर कोई भी कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है, या तो वो मिस यूटिलाइज करती है रिसोर्सेज का या अंडर यूटिलाइज कर रही है, ठीक है, तभी तो उनको जो उनके रेट है फेयर रेट ऑफ रिटर्न, तभी तो वो अर्न नहीं कर पा रही ना, क्योंकि जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या तो वो उसका मिस यूटिलाइज कर रही है या फिर अंडर यूटिलाइज कर रही है. तो दीज रिसोर्सेज कुड हैव बीन बेटर यूटिलाइज्ड इन अ बेटर वे बाय अदर कंसर्न्स विच आर इन नीड ऑफ सच फंड्स. तो इस केस में क्या होता है, वही रिसोर्सेज कोई और कंपनी यूज़ कर सकती थी, कोई और कंपनी बेटर वे में उसे यूज़ कर सकती थी जिनको उनकी नीड थी. तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है तो वो सोसाइटी के स्कार्स रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन भी करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सिंस एन ओवर कैपिटलाइज्ड कंसर्न is unable to face competition, it will have to be closed down. देखो अगर कोई कंपनी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से एबल नहीं है अर्न करने में फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल, तो होगा क्या, एक ऐसा टाइम आएगा कि कंपनी को अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा, क्लोज डाउन करना पड़ेगा. इट रिजल्ट्स इन कैपिटल लॉस टू द इन्वेस्टर्स एंड द क्लोजर ऑफ फ्यू कंसर्न्स इन सच अ वे मे कॉज अ वेव ऑफ जनरल पैनिक एंड अलार्म. तो ये इससे रिजल्ट क्या होता है, जब कोई भी कंपनी शट डाउन होती है, क्लोज डाउन होती है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो उसके इन्वेस्टर्स होंगे उनको कैपिटल लॉस फेस करना पड़ेगा, ठीक है. और ऐसी कंसर्न्स का क्लोज होना एक तरह से मतलब पैनिक क्रिएट कर देता है या फिर एक सिग्नल क्रिएट कर देता है लोगों के बीच में, ठीक है, जनरल पैनिक हो जाते हैं. In such an atmosphere, nobody likes to invest his hard-earned money in industrial securities. तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी पसंद नहीं करता कि उनकी बहुत मेहनत की कमाई को वो किसी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ में लगाएं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस ही लूज हो चुका है, ठीक है. दिस विल एडवर्सली इफेक्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और अगर कोई भी अपनी इनकम को या फिर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ में, तो इससे होगा क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन एडवर्सली अफेक्ट होगा और हमारी कंट्री की, हमारी इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है वो भी रुक जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिसेशन. ओवर कैपिटलाइजेशन लीड्स टू पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, डिक्लाइन इन वेज रेट्स, retrenchment or unemployment of workers and decline in purchasing power of the labor class. ओवर कैपिटलाइजेशन से क्या होता है, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है, डिक्लाइन हो जाता है वेज रेट में, रिट्रेंचमेंट हो जाती है, मीन्स जो हमारे वर्कर्स होते हैं उन्हें हम रिमूव कर देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स क्रिएट हो जाता है, डिक्लाइन हो जाती है परचेजिंग पावर ऑफ लेबर क्लास, क्योंकि उनकी या तो हम बोल सकते हैं वेजेस कम कर दी थी या फिर उनकी जॉब्स से हमने उन्हें हटा दिया था। ठीक है, अब ये सारी सिचुएशंस जो हैं एडवर्सली अफेक्ट करती है होल इंडस्ट्री को और लीड करती है रिसेशन को, रिसेशन की तरफ मतलब हमारी इकोनॉमी को। दिस सिचुएशन एडवर्सली अफेक्ट्स द होल इंडस्ट्री and may lead to recession of economy. Let's have a quick revision. We have discussed about the consequences of overcapitalization. ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी? Overcapitalization के effects on 3 spheres, that is effects on the company, effects on the shareholders and effects on society. In effects on the company, we will discuss some points which are loss of goodwill and creditworthiness, difficulty in raising additional funds, decline in efficiency of the company, difficulty in payment of interest, manipulation of accounts to show inflated profits, liquidation of the company. And under the heading effects on shareholder, we will discuss points like lower dividends, fall in the market value of shares, unacceptable as collateral security, loss on speculation and loss on reorganization. Effects of overcapitalization of society. First one is loss to consumers, second loss to workers, third misutilization of society's resources, adverse effect on economic development, and last one is recession. Thanks and have a wonderful day.